हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे बहुलक के नेक्स्ट टाइप के बारे में। एक बहुलक का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ग्रोथ पॉलीमर चेन, यानी चेन का जो इनकी श्रृंखला वृद्धि कैसे होती है, इस आधार पे भी बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर और एक होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। यानी चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है कि इसमें क्या मोनोमर्स जो होती हैं, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। मोनोमर क्या होती हैं, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन करती हैं तो वो मोनोमर्स क्या है, जुड़ती चली जाती हैं। इनमें किसी भी कोई साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता। तो इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें बहुलक बन रहा है, उसे हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, मुक्त मूलक हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बेनाइन हो सकता है, इसके द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं एथिलीन का, तो एथिलीन मोनोमर है। परोक्साइड की प्रेजेंस में एथिलीन क्या बनाती है, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक बनाती है, और ये मुक्त मूलक दूसरे एथिलीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, वो मुक्त मूलक बन जाता है। अब ये बड़ा मुक्त मूलक तीसरे पर अटैक करेगा। तो इस प्रकार यानी एथिलीन जो मॉलिक्यूल है, इस प्रकार ये जो एथिलीन मॉलिक्यूल है, जैसे एक एथिलीन मॉलिक्यूल सबसे पहले तो ये क्या है, पराक्साइड से क्रिया करता है। अब पराक्साइड क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को तोड़ के एक के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, रेडिकल। अब ये रेडिकल किसी दूसरे एथिलीन पे अटैक करेगा, वहाँ उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार ये चेन ग्रोथ होती रहेगी। यानी इसमें जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, वो अगर बहुलक बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर बनाएगा वो, यानी चेन बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें मुक्त मूलक आपको पता लग गया, ये बन सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है कि ये आर परोक्साइड है। ठीक है, परोक्साइड ने अटैक किया एथिलीन पे, ये मुक्त मूलक बना, फिर दूसरे पे अटैक करेगा, दूसरा मुक्त मूलक बना। इस प्रकार से पॉलीएथीन बनता है, इसे बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। इसी प्रकार दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर किसमें बनते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। इसमें क्या होती है, दो इंडिपेंडेंट जो मोनोमर्स इकाइयाँ होती हैं आपस में कंडेंस होती हैं। कंडेंस होने के बाद बहुलकों का निर्माण करती हैं, और इस प्रक्रिया में एक साइड प्रोडक्ट बनता है, जैसे H2O, NH3, HCl, ROH इत्यादि अणुओं का निर्माण होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वह फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट, टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, टेरिलीन, ये जो हैं ये हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। यानी जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है वो तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, स्टेप ग्रोथ होता है वो होता है कंडेंसेशन में। ठीक है, ध्यान रखना ये। अदर जो क्लासिफिकेशन किया है पॉलीमर्स का, वो किया है मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। यानी जो एडिशन जो मोनोमर्स होती हैं उनमें भी एक अलग प्रकार का फोर्स पाया जाता है। उस आधार पे भी इस पॉलीमर को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है ताप प्लास्टिक पॉलीमर्स, एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, एक होता है इलास्टोमर्स और एक होता है फाइबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की। इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं, इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं, इन्हें अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। किसी भी आकार में हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने वगैरह बनाते हैं। और ठंडा करने पर ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इनके भी ये क्या स्टेट श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, स्टेट श्रृंखला के अंदर होते हैं। इसे हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल जैसे पॉलीएथीन हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE हो गया, और जिसे हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सूत्र होता है CF2, ये इसकी मोनोमर होती है और ये पॉलीमराइजेशन करती है। दूसरा जो पॉलीमर है वो है थर्मोसेटिंग। इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं, ये इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो इनमें केमिकल रिएक्शंस होने लग जाती हैं। ये दृढ़ पदार्थों में बदलते जाते हैं, यानी मुलायम नहीं होते, ये और ज़्यादा दृढ़ होते जाते हैं। क्योंकि इनको गर्म करने पर इनमें एक क्या होता है, एक ही बार ये नरम अवस्था में आते हैं, इसके बाद ये नरम अवस्था में नहीं आते। क्योंकि गर्म करने पर इनमें क्या 3 डायमेंशन क्रॉस लिंकेज होने लग जाते हैं। जैसे जैसे गर्म करेंगे लिंक बढ़ते जाएंगे, ये और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। क्योंकि इनमें क्या स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें एक ही बार यूज किया जाता है। और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया, इपॉक्सी रेजिन हो गया, मेलामाइन हो गया। ठीक है, और एक बहुलक होते हैं इलास्टोमर्स, जिन्हें प्रत्यास्थलक बोला जाता है। ये जो पॉलीमर्स होते तो रबड़ के समान प्रत्यास्थ ही है। इन्हें खींचने पर क्या होता है, इनकी लंबाई का ये 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। जैसे स्ट्रेस हटाते हैं अपनी पुरानी अवस्था में आते हैं।
इन्हें क्या इलास्टोमर्स कहा जाता है। और जैसे अनस्ट्रेस अवस्था में ये कोइल यानी फोल्डेड रहते हैं, ये कोइल के रूप में रहते हैं। जैसे ही इस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो ये कुंडली इसकी खुल जाती है और स्प्रिंग के समान काम करता है ये, ठीक है। तो तनाव लगाने पर खींच जाता है और तनाव हटाते ही पुनः अपनी कोइल के कुंडली नुमा आकृति में आ जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कृत्रिम रबड़ हो गया, सिलिकॉन रबड़ हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक होता है फाइबर्स यानी रेसे, ये भी पॉलीमर्स। जैसे हमने बात की पॉलिएस्टर जो रेसे होते हैं, जैसे टेरिलीन हो गया, डेक्रोन हो गया, ठीक है, नाइलॉन हो गया, ये जो बहुलक होते हैं रेसे में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनकी श्रृंखलाओं में भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और क्या हो सकता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ये दो प्रकार के जो वंडरवल फोर्स होते हैं इन रेशों में पाए जाते हैं। इनमें भी स्ट्रेंथ, इसकी जो स्टिचिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अधिक होती है। ये उच्च दृढ़ता वाले होते हैं, लचक वाले होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति वाले रेशे होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर। ये तो होते रबड़ और सिलिकॉन रबड़, रबड़ जो इस कैटेगरी में आते हैं, और रेशे जो हैं वो फाइबर्स पॉलीमर्स में आते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रेशो में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन्हें बोलते हैं फाइबर्स बहुलक। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक तो क्या होता है, इन्हें हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग को क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग को गर्म करने पर ये नरम नहीं होते, ये और अधिक देर तक गर्म करने पर जलने लगते हैं, ये हार्ड होते हैं। तो ये लंबी श्रृंखला वाले रेखीय बहुलक होते हैं। ये 3 डायमेंशन क्रॉस लिंकेज होते हैं, श्रृंखला में बहुत मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बनते हैं ये ज़्यादातर किसमें बनते हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनते हैं। और थर्मो जो सेटिंग होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं। और इन्हें आप किसी भी आकृति में हम डाल के ठंडा करते हैं तो उस आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग को गर्म करने पर मुलायम नहीं होते, इनकी आकृति और संरचना अपरिवर्तित रहती है। इन्हें एक ही बार आकृति दी जा सकती है, दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सामान्यतः थोड़े कमज़ोर भी होते हैं, नरम होते हैं, कम भंगुर प्रकृति के होते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, अधिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं नॉर्मली इसे कचरे से पुनः रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक होते हैं सामान्य कार्बनिक विलायकों में मिले होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर होता है ज़्यादातर, जैसे एथिलीन हो गया, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया। और थर्मोसेटिंग जो होता है उनमें 3 डायमेंशन क्रॉस लिंकेज होने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। तो ये थे दोनों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर।